नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को टॉप मोस्ट 40 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। ये 40 सवाल प्रत्येक एक्सरसाइज से शामिल होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग आप लोगों के लिए डेली बेस इस प्रकार की वीडियोस की व्यवस्था करा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग डेली बेस हमारी क्लास में जुड़िए और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं? आपसे पूछे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 3। एक रूढ़ होता है, दूसरा योग रूढ़, तीसरा यौगिक होता है। दूसरी चीज़, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है पाठशाला, तो ये पाठशाला का जब आप लोग विग्रह करोगे तो पाठ अलग टूट जाएगा, शाला अलग टूट जाएगा। पाठशाला उसे कहते हैं जहाँ पर आप लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। तो पाठ और शाला में टूट जाएगा पाठशाला। जब कोई चीज़ टूट जाती है तो ये मान के चलना वो किसी के योग से बनी हुई है। पाठ प्लस शाला के योग से बनी हुई है, इसलिए ये यौगिक है। बहुव्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल योग रूढ़ होते हैं। दशानन, लंबोदर, विनायक, वक्रतुंड, ये सभी के सभी। ठीक है। जितने भी छोटे शब्द हैं जिनका संधि विच्छेद आप नहीं कर सकते, नाक, कान, आंख, मुंह, पैर, जितना भी है मैंने बोला है, तो ये सभी रूढ़ शब्द होते हैं। और यौगिक में जिनका योग हो जाए लेकिन वो किसी तीसरे की तरफ इशारा ना करते हों। अगर तीसरे की तरफ इशारा करते हैं तो योग रूढ़ होंगे। जैसे कि पाठशाला हो गया, हिमालय हो गया, ठीक है ना, घुड़सवार हो गया, घोड़ा प्लस सवार। तो जिसका संधि विग्रह हो जाएगा लेकिन तीसरे की तरफ इशारा नहीं करेगा, वो यौगिक होगा। आगे बढ़िए सवाल नंबर 2 की तरफ। आप लोग बताइए, कै वर्ण किसके योग से बना हुआ है? आपने वर्णमाला पढ़ी है। वर्णमाला में नंबर ऑफ वर्ण कितने हैं? 52। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। दूसरी मैं बात करता हूँ, आपकी जो वर्णमाला है उसमें व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी जिनको बोलने में किसी की हेल्प ही ना लेनी पड़े। दूसरा जो क वर्ण है वो किस किस के मेल से बना है? आप लोगों ने जो वर्णमाला पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा कि ए मुफ्त में बोला जाता है प्रत्येक वर्ण के साथ में, है ना। याद रखना, तो क आधा होगा प्लस इसमें ए होगा, इसलिए इसके मेल से बना हुआ है। अगर मैं बात ख की करता हूं तो ख भी किस प्रकार से? इसमें आधा ख होगा हलंत के साथ में प्लस ए होगा, यानी ए बिल्कुल, क्योंकि ये व्यंजन है। ये व्यंजन है और व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो ये जो आप लोग अगर कहेंगे सर ग वर्ण किसके मेल से बना हुआ है, तो इसमें आधा तो ग होगा प्लस ए होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में स्वर शामिल है और ए स्वर प्रत्येक में शामिल है व्यंजन में। तो याद रखना ये चीज़, ठीक है भैया। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, वर्णमाला से क्वेश्चन है। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार होते हैं? ऊष्म और संयुक्त। ऊष्म का मतलब समझिए हीट वाली बात, जिनको बोलने में हमारे मुख के अंदर गर्म हवा का संचार हो। संयुक्त का मतलब समझिए जो दो के मेल से बना हुआ है। तो ऊष्म और संयुक्त क्या होते हैं दोस्त? याद रखना, ये व्यंजन होते हैं। ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात मैं ऊष्म की करता हूं तो ऊष्म में आपकी सलजम, षटकोण, सपेरा और है हलकारा आता है, यानी ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। बात अगर संयुक्त व्यंजन की मैं करता हूं व्यंजन की, तो ये आपका छत्रक हो जाएगा, त्रय त्रिशूल हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा और सरय शराब हो जाएगा। ये 4 आपके संयुक्त होंगे, याद रखना ये चीज, ठीक है। चलो सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में देखो, स्पर्श व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, या स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 15, 20, 24 या 25? ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना स्पर्श व्यंजन की संख्या दोस्त, अगर आपने 25 को चुना है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कै कबूतर से लेके कै टू मैं तक के जो व्यंजन होते हैं वो सभी स्पर्श होते हैं। 25 होते हैं ये सारे के सारे, यानी पूरा कचड़दब, गजड़दब और मैं तक मिला के ये 25 संख्या होती है। अगर इसमें 2 उच्छिप्त ये और मिल जाते हैं तो इनकी संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या 27 तक हो जाती है। ये भी आप लोग इससे जोड़ के याद रखना, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ बात करता हूं मैं। सवाल नंबर 5 में, सलजम को बताइए कि कौन सा व्यंजन है।
से सलजम जो है वो किस प्रकार का व्यंजन है? ऊष्म है, संयुक्त है, अंत्यस्थ है या फिर स्पर्श है? स्पर्श का तो आपको पता चल गया, कै टू मैं, कै टू मैं, तो याद रखो से तो कहीं आया ही नहीं इसमें। अंत्यस्थ की मैं बात करता हूं तो ये, रे, ले और वे, जिनको बोलने में अंदर से आवाज आती हो। संयुक्त व्यंजन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रयश्राप। इसमें भी से नहीं आया। कहाँ है ऊष्म व्यंजन? हीट वाली बात। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सलजम, है ना, से, तीनों प्रकार की से, सलजम, षटकोण, सपेरा और है हलकारा, ये ऊष्म व्यंजन है। तो अकॉर्डिंग टू द अगर मैं ऑप्शन देखूं तो आपका जो ऑप्शन बैठेगा वो ए वाला ही बिल्कुल राइट बैठेगा दोस्त, ऊष्म व्यंजन है सलजम। आगे बढ़िए, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? वर्ण संबंधी अशुद्धि किसी में है? अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद या फिर स्थान? तो मुझे बताइए कि सर वर्ण संबंधी अशुद्धि तो हमें इस विकल्प में नजर आती है। एक बार सभी इस लाइव सेशन को शेयर कर देंगे अपने अपने दोस्तों के पास में। देखिए अनाधिकार लिखा हुआ है, अनाधिकार नहीं होता वर्ड। वर्ड क्या होता है दोस्त? वो होता है अंधीकार, अंधीकार। तो इस प्रकार से वर्ण संबंधी अशुद्धि जो है वो आपकी ए ही विकल्प में है। अनुकूल सही लिखा हुआ है, अमरूद सही लिखा हुआ है, स्थान सही लिखा हुआ है, सभी सही लिखे हुए हैं सिवाय ए विकल्प को छोड़ के। अंधकार होता है, अनाधिकार नहीं होता कोई भी। आगे बढ़िए सवाल नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? लिंग प्रत्यय संबंधी, गायक का गायिका बन गया, ठीक लिखा हुआ है ना। चलिए बहुत बढ़िया, गोपी भी सही है ना। लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि किस विकल्प में? तो नारी में है, नारी इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये याद रखना। ई, क्योंकि प्रत्यय ई आएगा बड़ी ई वाला इसमें, और यहां छोटी ई है नारी में, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है? हलंत संबंधी, देखिए व्यंजन को आप लोग क्या कहते हैं? व्यंजन को आप लोग हल कहते हैं। स्वर को आप लोग क्या कहते हैं? स्वर को आप लोग अच कहते हैं। याद रखना, हलंत क्या होता है? हलंत होता है किसी भी वर्ण का आधा रूप, यानी आधा वर्ण, याद रखना। भविष्यत इस प्रकार से होना चाहिए था, श्रीमान इस प्रकार से, सतचित इस प्रकार से, एक ही वर्ड बिल्कुल प्रॉपर सही लिखा हुआ है, बुद्धिमान, इसमें कोई हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है। बाद बाकी तीनों में हलंत संबंधी अशुद्धि है, इसलिए ये गलत है ऊपर वाले। एक ही विकल्प इसका बिल्कुल शुद्ध रूप देता है, तो इसमें अशुद्धि बिल्कुल भी प्रमाणित नहीं होती। सवाल नंबर 9 को देखते हैं। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धि है? चांद बिंदु। अब चांद बिंदु होता क्या है? देखो चांद के ऊपर बिंदु, तो देखो इसमें चांद के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, इसमें चांद के ऊपर बिंदु, इसमें चांद के ऊपर बिंदु, ये नहीं लगा हुआ। ये जो ऊपर बिंदी लगी हुई है ये कौन सी बिंदी है? फिर ये एक बिंदी जो होती है ये वाली, ये अनुस्वार वाली बिंदी होती है दोस्त, याद रखना, ठीक है ना, अनुस्वार बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह क्वेश्चन है, विराम चिन्ह से इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। विराम का मतलब होता है विश्राम, ठहराव या रुकना। योजक चिन्ह कौन सा है? देखिए इस पर मैं नाम लिखता हूं, ये है पूर्ण विराम। पूरी तरीके से जब विराम हो जाएगा, कोई कार्य कंप्लीट हो जाएगा, वहां पे लगेगा, ठीक है ना। ये आपका अल्प विराम है, अल्प विराम यानी कम देर रुकना, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका योजक चिन्ह, बी विकल्प में बिल्कुल राइट दे रखा है, ये योजक चिन्ह है। ये दो विपरीतार्थक के बीच नजर आता है आप लोगों को, दो विपरीतार्थक के बीच लगा हुआ मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक से भाववाचक बनाया गया है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, बताइए। अपनापन, अपना से अपनापन, यानी तो सर्वनाम से बना हुआ है, अपना सर्वनाम होता है, अपनापन भाववाचक संज्ञा। सजाना क्रिया, सजावट भाववाचक रूप हो गया। कठोर, है ना, कठोर विशेषण ता लगा के प्रत्यय भाववाचक बन गया भाई, ठीक है ना। और एक भाववाचक की पहचान है, इसमें प्रत्यय लगा होता है। तो देखिए अब यहां पे मिलेगा आप लोगों को बूढ़ा, पहले मिला बूढ़ा, तो बूढ़ा प्लस पा इक्वल टू बना बुढ़ापा। बूढ़ा शब्द क्या होता है? जातिवाचक होता है। बूढ़ा कोई भी हो सकता है, स्त्री भी पुरुष भी, सबकी जाति, ठीक ना। और पा प्रत्यय लगने से भाववाचक बन गया, तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो गया, जातिवाचक से भाववाचक बनाया हुआ है बुढ़ापा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है? समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा का पता है आप लोगों को। मूल रूप से संज्ञा के दो भेद होते हैं, एक यथार्थ और एक भाववाचक। यथार्थ और भाववाचक, ये यथार्थ अपने आप में 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? व्यक्ति, जाति, समूह और द्रव्य। और भाव अपना अलग होता है दोस्त।
लेकिन संज्ञा के भेद की बात करूं तो संज्ञा के भेद प्राचीन मान्यता लेखन प्रयोग के आधार पे 5 होते हैं। आधुनिक मान्यता व्युत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। दूसरा दोस्त, अगर मैं बात करता हूं समूहवाचक संज्ञा की तो एक ग्रुप बन रहा होगा। तो देखिए, मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा। सभा क्या है? फिर यही है सभा, ग्रुप, परिषद, ढेर, पुंज, है ना, इस प्रकार से। अंगूर का गुच्छा। अगला वर्ड बताइए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग का मतलब मेल कैंडिडेट है। तो आप लोगों को मैंने मेरा मेरी की ट्रिक बताई है ना, और भी मैंने वाक्य प्रयोग भी आप लोगों को इसमें बताया है। जब लिंक पढ़ाया था मैंने आपको, गिलास, तो आप कहोगे मेरा गिलास है। अगर वर्ड मेरा लगाने से बना है तो मेल है, यानी पुल्लिंग है। अगर वर्ड मेरी लगाने से बना है, जैसे कि मेरी अदालत है, ये आपकी अदालत है, आपकी लगाने से बना, मेरी लगाने से बना, तो सही जाहिर सी बात है ये स्त्रीलिंग वर्ड है। मेरी, मेरा, याद रखना। और मेरा लगाने से बना हुआ है मेरा गिलास, तो जाहिर सी बात है ये पुल्लिंग वर्ड है दोस्त, याद रखो। यही उत्तर हो जाएगा राइट। सवाल नंबर 14 देखो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक, जहां कोई कर्म नहीं हो रहा होगा, हो भी रहा होगा तो मतलब बिना किसी हिसाब के। राम पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र, सकर्मक क्रिया है। मैं बालक को जगवाता हूं, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, लेकिन आएगी सकर्मक में, है ना। मदन गोपाल को हंसा रहा है, लेकिन गेहूं पिस रहा है, इस वर्ड में अकर्मक क्रिया है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, इनमें से मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? कौन सा एक विशेषण उपवाक्य होना चाहिए जहां किसी की विशेषता बताई जा रही हो? विशेषण का मतलब, मैं चाहता हूं कि आप यहां रहें, विशेषता नहीं। मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, गलत। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, नहीं, क्योंकि विशेषण उपवाक्य होना चाहिए। उपवाक्य में विशेषण, एक ऐतिहासिक नगर है, ऐतिहासिक क्या है? विशेषता, विशेषता बता रहा है, ठीक ना। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है, यहां पे विशेषता बताई जा रही है। उपवाक्य जो है एक ऐतिहासिक नगर, ये वाला है। तो आप लोग कहेंगे सर डी वाला विकल्प राइट कर देंगे हम, तो बिल्कुल सही कर दो भाई। आगे सवाल नंबर 16 देखिए, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क तो लगाऊंगा नहीं, बिल्कुल गलत। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, सरल वाक्य हो नहीं सकता क्योंकि लेकिन, किंतु, परंतु, की इत्यादि से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। जोड़ है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, याद रखो। चलिए भाई, सवाल नंबर 17 में बताइए, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है जहां कुछ समय के लिए रुकाव होगा? अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? देखिए, अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो इसे आप लोग संक्षेप सूचक भी बोल सकते हो। संक्षेप सूचक वैसे ये भी होता है, जैसे कि डॉक्टर, है ना, डॉक्टर वगैरह को लाघव, मतलब लाघव चिन्ह के द्वारा डॉक्टर को क्या लिखा जाता है? डॉक्टर। डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा? डॉक्टर को इस प्रकार से लिखा जाता है, संक्षेप में भी लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं ये वाला विराम चिन्ह दोस्त, इसे अर्ध विराम नाम देते हैं, जहां पे कार्य जारी रहे, है ना, कुछ थोड़ा बहुत रुकावट के बाद भी। ये आपका होता है पूर्ण विराम, पूरी तरीके से विराम पे लगाया जाता है। और अल्प विराम आपका ए विकल्प में दे रखा, राइट। आगे बात करता हूं, निम्नलिखित में से अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्ह 20 होते हैं। अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? देखिए, पहला वाला अल्प विराम है, दूसरा वाला संक्षेप सूचक बोल सकते हैं, ये रहा तीसरे विकल्प में अर्ध विराम, ये उत्तर हो गया, और ये आपका पूर्ण विराम होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर गया है आपका तीसरा नंबर, अर्ध विराम। अर्ध विराम आपका ये होता है, एक बिंदी नीचे अल्प विराम का चिन्ह। आगे बढ़ते हैं, अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य किस प्रकार का है? वाक्य अर्थ के आधार पे 8 होते हैं भाई। तो उसने तो कमाल कर दिया प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर किसी डंडा के नीचे ये वाली बिंदी लग रही हो तो ये आश्चर्य सूचक बोल सकते हैं, विस्मय सूचक बोल सकते हैं, हर्ष, शोक इत्यादि जैसे ही कंडीशन पे लगाते हैं। तो आप लोग कहेंगे अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये विस्मय वाली बात है, आश्चर्य वाली बात है, ठीक है ना, याद रखना। प्रश्नबोधक चिन्ह कौन सा होता है दोस्त? ये होता है इच्छावाचक। इच्छावाचक कैसे? मेरी कामना है कि आप सफल रहें, ये इच्छावाचक हो गया। निषेधवाचक कैसे होता है? तुम वहां मत जाओ, निषेधवाचक में आता है मत वाली कंडीशन। नकारबोधक में मैंने नहीं किया। इस प्रकार से आप लोगों को सेंटेंस देखने के लिए मिलेगा। सवाल नंबर 20 में देखिए, राम घर गया, उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त रूप क्या होगा? संयुक्त वाक्य कैसे बन सकता है? संयुक्त वाक्य की आपको पहचान पता हो, लेकिन, किंतु, परंतु और इत्यादि से जुड़ा हुआ रहता संयुक्त वाक्य। राम ने घर जाकर माँ को देखा, नहीं जी। राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, ये भी नहीं जी। राम घर गया और उसने माँ को देखा, और से जुड़ा हुआ है, जो वाक्य और से जुड़ा हुआ रहेगा वो संयुक्त वाक्य की कैटेगरी में जाएगा, इसलिए तीसरा राइट है।
आगे बढ़ते हैं, महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महेंद्र एक मात्रा है, आप लोगों से नाम पूछता तो गुण संधि कर देता बिल्कुल, लेकिन इसका संधि विग्रह पूछा है तो महा प्लस इंद्र होगा, यानी आ प्लस ई। अब आ प्लस ई मिला के कहीं पे ये वाला चिन्ह बना रहे होंगे, ए वाला बन तो रहा है महेंद्र में, और दोनों आसमान स्वर मिले हुए हैं, तो इसलिए महेंद्र में आपकी गुण संधि बिल्कुल राइट हो जाएगी। आगे बढ़ते, तय ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से। तय से तख्ती, है ना। तख्ती कहाँ पे लगी थी, तख्ती की मैंने ट्रिक बताई थी, तख्ती लगी थी दांत में, तो दंते में चला गया ये, ठीक है ना। तख्ती लगी थी दांत में, और दांत में यानी कि पूरा का पूरा तय वर्ग आता है, तय, थ, दे, दह और ने, और एक ले और से, ले साले तख्ती लगी दांत में, आवाज दी ले साले तू भी ले, है ना। इस प्रकार से कंठ में दो स्वर आते हैं जिनकी वॉइस गले से आती है, ए और आ। इसके साथ साथ में व्यंजन कौन कौन से आते हैं, व्यंजन आता है पूरा का पूरा क वर्ग, कै, खे, गे, घे, णे, बिंदी वाली ये ना, और इसके साथ में है, और ये भी आपका है, इसी में जाता है। मूर्धन्य में, मूर्धन्य धन्य हो गए किसके दर्शन पाके, ऋषि, तो यानी कि ऋषि में ये दोनों इसके साथ साथ आएंगे, पूरा पूरा ऋषि ध्यान में था, हमने कर दिया टर, टे और रे भी इसके साथ में आएगा, पूरा टे वर्ग, टे, ठे, डे, ठीक है ना, डे और अण, ये वाला। तालु में चम्मच लगी, तालु में पूरा पूरा चे वर्ग, चे, छे, जय, झे, अइया, ठीक है, और दोनों स्वर ई और ई, ये वाले। आवाज आई, यस आई, ये और से भी इसी में जाएंगे, ये आप लोग जोड़ के याद रखना इससे। आगे कै वर्ड किसके मेल से बना हुआ है, तो आज की वीडियो में ऑलरेडी आ चुका, ये कै वर्ड इसके मेल से बना हुआ है, इसमें आधा कै है प्लस ए शामिल है, तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर बी विकल्प हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, सलजम में कौन सा व्यंजन है, जो से सलजम है इसमें कौन सा व्यंजन है, तो आप कहेंगे सर उसमें व्यंजन है, ऑलरेडी आ चुका है आज की वीडियो में ये क्वेश्चन। आगे देखो, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है, कौन सा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जरा बताइए। ये लिखा हुआ आगमी, आगमी नहीं होता, आगामी होता है, ए आ गे आ मैं ई, तो ये तो गलत है भाई। उज्ज्वल इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, ओ आधा जय फिर से आधा जय वेल, इस प्रकार से उज्ज्वल लिखा जाएगा। अध्ययन गलत लिखा हुआ है, ए आधा है, ये ने इस प्रकार से लिखा जाएगा। एक ही वर्ड सही लिखा हुआ है, वो है अधीन। आगे देखिए, इनमें से किस किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धि है। एकलौता में, एक तारा में, निर्दोष में, आत्म पुरुष, आत्म पुरुष में भी है ना, निर्दोष में भी, इकलौता में भी समास है, लेकिन इसमें एक तारा में समास संबंधी अशुद्धि है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है। हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं यानी उसमें हलंत शामिल होगा, जाहिर सी बात है। हलंत क्या होता है, किसी भी वर्ड का आधा रूप हलंत होता है, ये वाला हलंत होता है। तो देखो एक ही ऑप्शन के सामने लग रहा हलंत, ये इसी में नहीं है, बाद बाकी देखो श्रीमान में भी हलंत होता है, बुद्धिमान में भी, सतचित में भी हलंत होता है, जबकि लगा हुआ ही नहीं है इनमें, तो यही विकल्प इसमें ऐसा है जिसमें हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है। आगे बढ़िए, इनमें से किस में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धि है, यानी चांद बिंदु, चंद्र के ऊपर बिंदु, ये देखो, तो देखो चांद बिंदु इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ, इसमें भी लगा हुआ, इसमें ही नहीं लगा हुआ, तो आप कहेंगे सर इसी में तो है चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धि। आगे बढ़िए, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है दोस्त, मैंने आपको बताया था योजक चिन्ह ये रहा, ये अल्प विराम का चिन्ह है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो 29 नंबर में सी विकल्प आपका राइट था। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जिसको हम छू सके सभी संज्ञा है। तो संज्ञा के भेद अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन होते 5। आगे बढ़िए, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है जिसका भाव जागृत होगा। सभा भाववाचक तो नहीं है भाई, ये कौन सी है, समूहवाचक, समूह का बोध होगा। घर जाति बोधक है, जाति का बोध होगा। श्याम किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक है दोस्त, ठीक है ना। लंबाई में भाववाचक है, ए विकल्प राइट हो गया। आगे बढ़िए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग, मेल कैंडिडेट ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, गिलास मेरा गिलास है भाई। अदालत कैसा है, अदालत फीमेल वर्ड है, गिलास कैसा है, मेल वर्ड, तो आपका राइट आंसर कौन सा विकल्प है, फिर बी विकल्प, है ना। शब्द पुल्लिंग कौन सा है, मेरा गिलास, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कर्म कारक है, कर्म कारक,
लड़का पेड़ से गिरा, नहीं जी, अपादान कारक हो गया। हरिमोहन को रुपये देता है, संप्रदान कारक हो गया, हरिमोहन के लिए रुपये देता है, ठीक है। पड़ से फेल मतलब पेड़ से फल गिरा, अपादान कारक हो गया। मैंने हरि को बुलाया, कर्ता नहीं कर्म को, मैंने हरि को, तो इसलिए बी विकल्प राइट हो गया, सॉरी डी विकल्प दोस्त इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। एक बार शेयर जरूर मार दो भाई दोस्त इस वीडियो को। इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? ग्रुप का बोध हो रहा होगा, मिठास भाव आएगा कि भी मीठा है, सोना द्रव्य में जाएगा, सभा समूह में आएगा, इसलिए तीसरा राइट हो गया दोस्त। आगे बढ़ता हूं, इनमें से कौन सा जातिवाचक से भाववाचक बनाए? कठोरता, कठोर क्या होता है? विशेषण, ता प्रत्यय लगाने से भाववाचक रूप बना। अपना सर्वनाम होता है, पन प्रत्यय लगाने से भाववाचक बन गया दोस्त। सजाना क्रिया होता है, सजाना किसी चीज को क्रिया है, वट प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा हुआ। बूढ़ा, बूढ़ा में पा प्रत्यय लगाने से बूढ़ा जाति होता है, इसलिए पा प्रत्यय लगाने से भाववाचक रूप बन गया। डी विकल्प दोस्त बिल्कुल राइट हो गया इसका। सवाल नंबर 36 देखो, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? सर्वनाम के भेद होते हैं 6। ट्रिक भी आप लोगों को बताई थी मैंने, अनाप शनाप, अनाप शनाप, ये 6 भेद याद कराएगी। ऐसे अनिश्चयवाचक, ना से निजवाचक, पैसे प्रश्नवाचक, से संबंधवाचक, ना से आप लोग कहेंगे निश्चयवाचक, ठीक ना, और पैसे पुरुषवाचक। तो ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन संख्या पूछे तो संख्या दोस्त 11 होती है सर्वनाम की, याद रखना। सवाल नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। श्याम सोता है कौन सी क्रिया है? कौन सोता है? श्याम, है ना। सोना कैसी क्रिया में मैंने लिखाया है? क्या सोता है ना। कहाँ सोता है, इसका आंसर कहाँ से आएगा? अकर्मक क्रिया है दोस्त। बे विकल्प बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 38 देखिए, धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के कितने भेद होते हैं? एक मूल होता है, एक यौगिक होता है दोस्त। तो याद रखना, धातु के कुल मिलाकर 2 भेद होते हैं, याद रखो, ठीक है ना। सवाल नंबर 39, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? सूची, सुई, गोमल। गोमल क्या होता है? गोमल का बताइए, गोबर होगा क्या? घोटक, घोड़ा। एक ही वर्ड तो है जो तत्सम से हिंदी बनाया गया, क्या? आम्र से बना है आम, आम से बना है आम, तो इसलिए आप कहेंगे सर तीसरा ही बनाया गया है ना, तत्सम से हिंदी। चलो सवाल नंबर 40, इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय है? अव्यय के भेद कितने होते हैं दोस्त? 4 होते हैं, याद रखना। अव्यय, अविकारी वर्ड, है ना। अव्यय के मूल रूप से 3 भेद होते हैं दोस्त। अब वो 4 भेद कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विषमादि और समुच्चय बोधक। लेकिन अव्यय के मूल रूप से 3 भेद होते हैं, जहां क्रिया विशेषण को इसके मूल रूप में शामिल नहीं किया जाता। अव्यय किसे कहते हैं? जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। वह कहाँ जाएगा? ये तो प्रश्न बोधक हो गया भाई। वह पेड़ के नीचे, ऐसे भी छोड़ दो। कालवाचक, समय का वाचक होना चाहिए। अब से ऐसी बातें नहीं होंगी। इसमें उसने समय का बोध करा दिया, ओए सुन भाई, अब से ऐसी बात नहीं होंगी, अब टाइम बता दिया, इसलिए आपका आंसर तीसरा विकल्प था दोस्तों। एक बार इस वीडियो को सभी लोग शेयर कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी का दिन शुभ हो।